नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि सीजीएल मेंस को टारगेट करते हुए जो हम लोग 36 सीरीज देख रहे थे, आज हम 36 सीरीज में क्लास नंबर 21 को देखेंगे। इससे पहले 20 क्लास कर लिए हैं। साथ ही जो बच्चे कंटेंट बाय करे हैं उनको कंटेंट की पीडीएफ भी दे दी गई है। कंटेंट हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होते हैं। जिस भाषा में आपको सहूलियत होती है उस भाषा में लेके पढ़ सकती हैं। थोड़ा सा सलाह है मेंस देने वाले बच्चों को, है ना, आप साहब बनने के कगार पे है। मेरी शुभकामना आपके साथ है, आप बनिए साहब, बनिए इनकम टैक्स ऑफिसर, है ना, ताकि हमारा भी नाम रोशन हो भैया, है ना, और आपकी ज़िंदगी आनंदमयी हो जाए, है ना। देखिए, अब थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन है जीके जीएस को लेकर। इस सीरीज को मैं चाहूँगा कि मेंस के एग्जाम डेट से पहले कम से कम 26 या 27 क्लास जो है आपको करा दिया जाए। तो ये कंटेंट आपको तैयार करना है। इसके बाद जो S30 है हमारा सीरीज, है ना, S30 सीरीज जो है, इसके कम से कम 10-12 वीडियो आपको देख के जाना है ना। इसके अलावा जो आपको टॉपिक वाइज मिला होगा ना जी, टॉपिक वाइज अगर आप ज्वाइन करेंगे तो मिलेगा, या फिर मिला होगा आप ज्वाइन किए होंगे तो टॉपिक वाइज का अगर पूरा नहीं पढ़ सकते तो कम से कम 40%, क्योंकि पढ़ने वाले तो एक दिन में पढ़ जाएंगे जी, 60 पेज क्या होता है ना। तो 40% भी कम से कम पढ़ लिए, आधा अधूरा भी पढ़ लिए, 10-15 को S30 का वीडियो देख लिया और 26-27 क्लासेस को तैयार कर लिया। आपको कोई रोकेगा जी? कोई नहीं रोकेगा आपको एग्जाम में, है ना, कोई नहीं रोकने वाला। अब 1-2 क्वेश्चन अटपटा आते हैं, वो छोड़ने के लिए होता है, मैं उसको उतना ध्यान नहीं देता हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि 100% क्वेश्चन आएगी, है ना। हमारे पढ़ाई से 80% तक आ जाती है, उससे ज़्यादा भी आ जाती है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। बाद बाकी सभी को शुभकामना, है ना। भैया, हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज के थ्रू कंटेंट को बाय कर सकते हैं। एसएससी की बात करें, जो बच्चे आज से ही तैयारी स्टार्ट करना चाहे उनके लिए भी मैं हूं, और जो बहुत धुरंधर है, थोड़ा नंबर के लिए चूक जाता है, उनके लिए भी मैं हूं। वो डिपेंड करता है कि आपकी तैयारी कितनी है। आपको शुरू से तैयारी करना है कि तैयारी है, बस थोड़ा सा मार्क बूस्ट करना है। तो हर चीज का इलाज है, यानी प्रे टू मेंस है हम। एसएससी के लिए हम ही काफी हैं, ठीक है। इनके अलावा रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, परीक्षा दर्पण, इनके अलावा बिहार एसएससी पुलिस दरोगा, इनका भी कंटेंट अवेलेबल है। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, लिंक क्लिक करेंगे, व्हाट्सएप पे जाएंगे, वहां से कंटेंट को बाय करेंगे और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, है ना। मेरा हमेशा एक ही मानना है, लाइब्रेरी में हजारों पुस्तक है, 1000 पुस्तक पढ़ना संभव नहीं है। अगर कोई बिरला बच्चा पढ़ भी लिया तो क्या जीके जीएस पढ़ने से नौकरी हो जाएगी जी? मैथ रीजनिंग भी तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़िए वही जो एग्जाम हॉल में काम आए और कम पढ़ के ज्यादा रिजल्ट दे, ठीक है। मैं वही पे काम करता हूं और इसी से लगभग 149 सिलेक्शन दिला चुका हूं। आगे प्रयास जारी है 1000 तक पहुंचने का। चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। पहला जो क्वेश्चन है ये ऑप्टिक्स से है, और एक ही क्वेश्चन के माध्यम से ऑप्टिक्स में जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं लगभग आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि अब एसएससी ने भी पूछना स्टार्ट कर दिया ऑप्टिक्स, है ना। तो आराम से सुनिएगा, भागिएगा नहीं, है ना। और जिनको बोरिंग लगता है मेरा क्लास, हाथ जोड़ के नमन है, प्रभु जी आप जो है ना, बाद में आइए जब आपको बोर फील ना हो, है ना भैया। चलिए, उत्तल लेंस के गुणधर्म के आधार पे प्रतिबिंब की स्थितियों से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? देखिए, कॉन्वेक्स लेंस में प्रॉपर्टीज के आधार पे जो इमेज का पोजीशन होता है उनके अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट राइट है, ऐसा क्वेश्चन बता रहा है, कह रहा है। आइए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनती है, रियल और इमेजिनरी दोनों प्रतिबिंब बनती है। इसके अलावा काल्पनिक प्रतिबिंब लेंस की उसी ओर बनती है जिस ओर वस्तु रखी होती है। ये तीनों बात अपने आप में सही कर रहा है स्टेटमेंट फर्स्ट को, कि भाई उत्तल लेंस के अंदर रियल भी बनता है, इमेजिनरी भी बनता है। और उत्तल लेंस के अंदर जो इमेजिनरी प्रतिबिंब बनती है ये उसी साइड बनती है जिस साइड आप वस्तु को रखते हैं, यानी बाईं तरफ, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है। फोकस दूरी के व्युत्क्रम यानी उल्टा, फोकस दूरी के उल्टा को लेंस की क्षमता कहते हैं। जी सर, P बराबर 1/f मीटर होता है, अपने आप में ये भी सही है। और लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, इसे D से इंडिकेट किया जाता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या हो गया? सही हो गया। अरे क्या हो गया? सही हो गया भैया, सही हो गया। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। अभी बताया मैंने। लेंस में जो उत्तल लेंस होती है उसकी फोकस दूरी कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। कैसी होती है? पॉजिटिव। और जो अवतल लेंस होता है उसका फोकस दूरी कैसा होता है? ऋणात्मक यानी निगेटिव। अभी आपने एक सूत्र ऊपर में मैंने लिख के बताया था, P बराबर 1/f होता है। इस सूत्र को अगर इस बात से रिलेट करें तो क्या निष्कर्ष निकलेगा कि भाई उत्तल लेंस में जो पावर होगा ये धनात्मक होगा, क्योंकि इसकी फोकस दूरी धनात्मक ना है। और अवतल लेंस में जो पावर होगा ये कैसा होगा? निगेटिव होगा। क्यों निगेटिव होगा?
क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है ऋणात्मक है। ठीक है भैया, तो दोनों बात समझ में आ गई। उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होने के कारण क्षमता पॉजिटिव होगा, अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होने के कारण क्षमता निगेटिव होगा। समझ में आया। अब चलते हैं आगे। लेंस का सूत्र क्या होता है और दर्पण का सूत्र क्या होता है। लेंस का सूत्र और दर्पण का सूत्र में सिर्फ एक साइन का अंतर है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u कर देंगे तो ये दर्पणवा का सूत्र हो जाएगा, और खाली यहाँ पे माइनस कर देंगे तो ये लेंसवा का सूत्र हो जाएगा। और यहाँ पे जो भी वर्ड है इनके मीनिंग समान होते हैं, यानी v बराबर प्रतिबिंब की दूरी डिस्टेंस ऑफ इमेज होता है, u बराबर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, और f बराबर क्या होता है, फोकस दूरी होता है भैया, है ना। समझ में आया। अब देखिए इस सूत्र से भी आप ना एक नए सूत्र का निर्माण कर सकते हो, और एसएससी सीजीएल 2024 में पूछा गया क्वेश्चन जिसमें 4 गो ऑप्शन इसी प्रकार का था। ठीक है भाई, आपसे फोकस दूरी पूछ रहा था लेंस के अंदर। तो भैया एक तो फोकस दूरी होता है कि जब लेंस का अपवर्तनांक दिया गया रहता है, एगो फोकस दूरी होता है कि अपवर्तनांक सपवर्तनांक कुछ हो नहीं, खाली वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी दिया रहता है और फोकस दूरी पूछता है। ठीक है, तो यहां से कैसे निकालेंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होगा। एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, vu, तो इधर क्या हो जाएगा, u माइनस v हो जाएगा। तो 1/f बराबर क्या हो गया, u माइनस v बटा u भी। दोनों साइड पलट दोगे तो क्या हो जाएगा, है ना, क्यों क्या हो जाएगा, vu बट्टा u माइनस v हो जाएगा f का वैल्यू। तो यहां से लेंस में फोकस दूरी का मान क्या निकला, vu बट्टा u माइनस v, और यही आपको आंसर लगाना था। ऐसे 4 गो ऑप्शन दिया गया था, नीचे में प्लस कर दिया था, किसी में ऊपर वाला इसको पलट के दे दिया था, तो आपको आएगा तब ना करोगे जी, है ना। तो चीजों को रिलेट कीजिए। इसके अलावा लेंस की क्षमता मैंने अभी आपको बताया है कि भाई, है ना, फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है, लेकिन बात ध्यान देने योग्य क्या है कि फोकस दूरी हमेशा किस में रखना होगा, मीटर में। मान लीजिए कि 50 सेंटीमीटर है आपका फोकस दूरी, तो आपका पावर हो जाएगा महाराज 1/50, है ना, 1/50 होगा जी, नहीं ये गलत है क्योंकि ये सेंटीमीटर में है। अबे हम अभी जो हमको इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो ये कितना मीटर होगा, 1/2 मीटर होगा, आधा मीटर होगा जी, 100 से भाग दे देंगे तो, है ना। तो P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर क्या हो जाएगा, 1/आधा, आई हो जाएगा 2 डायोप्टर। इस लेंस का क्षमता कितना होगा, 2 डायोप्टर, जिसका फोकस दूरी कितना 50 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया, है ना, आ गया होगा। इनके अलावा उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के इमेज बनते हैं, है ना, जिसकी स्थिति नीचे दर्शाई गई है। अब देखिए ये जो इतना बड़ा स्थिति देख रहे हैं ना, तो घबराने की बात नहीं है, इस सबको भूल जाइए और खाली याद रखना है आपको कितना, इसकी ढांचा याद रखना। आइए ढांचा बनाना सिखाता हूं, अपने आप पूरे प्रतिबिंब की स्थिति आप समझ लेंगे। ढांचा कैसे बनाते हैं, सबसे पहले ऐसा एक आंख जैसे बना देना है ना। अब फिर यहाँ पे एक लाइन मार देना है और यहाँ पे रख देना आपको, इसको है ना सेंटर कहिए या फिर पोल कहिए, जो कहना है कहिए। और यहां से आपको इन्फिनिटिव स्टार्ट करना है, यहां भी आपको इन्फिनिटिव स्टार्ट कर देना है। ठीक है, यहां पे इन्फिनिटिव स्टार्ट आपको जो है कर देना है। थोड़ा नीचे कर देंगे और समझ में आएगा। देखिए यहां पे जो है ना, मैंने क्या कहा कि यहां पे कर देना है। इसके अलावा यहां से F1 स्टार्ट करना है, इधर F1 किए तो इधर कर देंगे हम F2। ठीक है, अब इधर करेंगे 2F1, मतलब इतनी डबल दूरी है ना, 2F1, तो इधर कर देंगे हम 2F2। बस इतना ढांचा बनाना याद कर लीजिए। आपका एक भी पोर्शन गड़बड़ा जाए इमेज की स्थिति में तो मैं गुलामी लिख दूंगा। इतना याद हो गया। अब आइए इसको समझ लेते हैं कि कैसा इमेज बनता है ना, कैसा इमेज बनता है। आइए अब देखिए, आपने अभी ढांचा बनाया था। कैसे ढांचा बनाया था, एक ऐसा था, यहां से एक रस्सी खींच दिए थे आप, यहां पे इन्फिनिटिव था, यहां पर भी इन्फिनिटिव था, है ना, यहां पे F1 था, यहां पे 2F1 था, इधर मैंने कहा इधर F2 था, और इधर क्या था 2F2 था। थोड़ा और लंबा कर देते तो अच्छा रहता। 1 सेकेंड रुकिए, हाँ इसको, और इधर हम ना 2F2 कर देंगे। ठीक है, कर दिए। अब देखिए इसमें कहाँ कहाँ वस्तु की रखने की जगह बन रही है, ये देखिए, है ना, ये जो है आपका P है, तो यहाँ भी एक वस्तु की रखने की जगह बनेगी। इतनी वस्तु की रखने की जगह बन रही है। बायां साइड वस्तु रखेंगे और जो भी वास्तविक यानी रियल इमेज बनेगा ये दर्पण के दायां साइड इधर बनेगा। ठीक है, और जो काल्पनिक इमेज बनता है एक ही स्थिति आती है, ये इधर बनता है। बस इतनी बात याद हो गई। अब याद कैसे रखना है,
जैसे मान लीजिए इस जो इन्फिनिटिव है, इस इन्फिनिटिव पे ए कोई वस्तु रखा है तो इसका प्रतिबिंब F2 पे बनेगा, समझे सर, F2 पे बनेगा। अब हम इन्फिनिटिव और 2F1 यानी आधा दूरी चले, अगला स्टॉप 2F1 है तो पूरा स्टॉप नहीं चलना हमको, बीच में एक और स्थिति बन रहा है ना जी, तो आधा दूरी यानी यहां तक आए। मान लीजिए यहां पे कोई बी ऑब्जेक्ट हमने रख दिया है तो इसका प्रतिबिंब भी आधा दूरी आपको अगला स्टॉप से आगे बढ़ जाना है सर जी, तो ये जो है यहां पे बन जाएगा यानी F2 और 2F2 के बीच में बन जाएगा। इसी प्रकार से आपको चलते जाना है, चलते जाना है, समझे कि नहीं। अब मान लीजिए 2F1 पे कोई ऑब्जेक्ट आपने C रख दिया तो 2F2 पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा C बन जाएगा। मान लीजिए 2F1 और F1 के बीच एगो कोई ऑब्जेक्ट आपने D रख दिया तो इसका प्रतिबिंब 2F2 और इन्फिनिटिव के बीच बन जाएगा D, ठीक है। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट आप F1 पे E रख दिए तो इसका प्रतिबिंब इन्फिनिटिव पे बन जाएगा E, ठीक है, इन्फिनिटिव पे बन जाएगा E। अब एक बात बताइए, इन्फिनिटिव के आगे कुछ होता है महाराज? नहीं होता है ना। तो अब जो अगला स्थिति बचा है कि P और F के बीच एगो और कोई चीज रखा जा सकता है। मान लीजिए यहाँ पे जो है राम लिखा हुआ वर्ड जो है इनको रख दिया मैंने F1 और P के बीच, तो यही जो इमेज है ना राम का, ये यहीं पे बन जाएगा क्योंकि इन्फिनिटिव के आगे तो जगह नहीं है तो कहां बनेगा, तो ये बन रहा है इसी साइड यानी बाएं साइड। एक बार और सोचिए इस बात को जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है भैया, आपको कभी भी जिंदगी में नहीं भूलिएगा। इस साइड जितने भी प्रतिबिंब बने हैं ये आपका वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और पहले दो कंडीशन में छोटा बनेगा, पहले दो जो बना है A और B छोटा बनेगा, फिर एगो 3 नंबर पे देखिए 2F1 वाला 2F2 पे बना है, मतलब एकदम सेम पोजीशन पे बना है, तो मतलब बराबर बना है, और उसके बाद जो दूगो बना है ये बड़ा बना होगा, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? अब ओरिजिनल आ जाइए। जो चीज अभी आपने मुंह जवानी बनाया है सर, यही चीज यहाँ पे बनी बनाई है सर, ठीक है। इन्फिनिटिव वाला चीज F2 से स्टार्ट करेंगे, एक थोड़ा सा आगे खस के दाहिने तरफ, इधर हम भी थोड़ा सा खसक गए दाहिने तरफ, ठीक है, थोड़ा सा एक अगला स्टॉप पहुंचे, हम भी यहाँ से अगला स्टॉप पे प्रतिबिंब बना देंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? एकदम आ गया होगा। जो लास्ट वाला इमेज है यहाँ पे F1 और P के बीच रखा हुआ 6 नंबर वस्तु, इसकी प्रतिबिंब इसी साइड बन जाती है जो स्टेटमेंट नंबर 1 में कहा जा रहा था। क्यों बन जाती है? क्योंकि इन्फिनिटी तक तो जगह छेक लिया, तो इन्फिनिटी से आगे तो कुछ होता ही नहीं है ना, तो भैया कहां बनेगा? तो बनना चाहिए ना, तो ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा कि भाई काल्पनिक बनता है और वो उसी साइड बनता है जिस साइड आपका दर्पण में वस्तु लेंस में वस्तु को रखा गया हो। तो हो गया क्लियर? हो गया होगा। चलिए देखिए, अभी ऊपर में हमने आपको लेंस में फोकस दूरी निकालने की सूत्र हमने UV है ना करके जो इसके टर्म में बताया था, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u को सॉल्व करके, है ना। अब लेंस में फोकस दूरी निकालने का एगो और सूत्र होता है। ये वाला सूत्र खतरनाक है ना, ये वाला सूत्र क्या है? खतरनाक है। लेकिन इसमें एक क्या गुण है कि इसमें अपवर्तनांक का वैल्यू आपको दिया गया रहेगा। कुछ दिन पहले हम अपवर्तनांक पढ़ाए हैं ना जी, कुछ पार्टिकुलर चीज का अपवर्तनांक आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे बेंजीन का बताए थे 1.5 होता है। कितना होता है बेंजीन का? 1.5 होता है। सेंधा नमक का बताए थे 1.54 होता है ना। बर्फ का बताए थे, बर्फ का 1.31 होते हैं, है ना। इसके अलावा मैंने आपको हीरा का बताया था 2.42 होता है। ये अपवर्तनांक पार्टिकुलर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। पानी का पूछा जाता है 1.33 होता है। और ये अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं? प्रकाश का चाल या तरंग दैर्घ्य बट्टा उस माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है भैया। और प्रकाश की चाल हमेशा निर्वात में अधिक होगा, इसीलिए अपवर्तनांक का वैल्यू हमेशा 1 से अधिक होगा। कोई भी बच्चा 0.99 अपवर्तनांक कभी नहीं टिक करेगा, नहीं तो इसका मतलब आपको कुछ ना आता है, कुछ समझते ही नहीं आप। समझ में आया कि ना, है ना। तो ये अपवर्तनांक की वैल्यू है, देखिएगा क्लास में पढ़ाया हूं मैं। तो वहीं पे ये जो आप साइन देख रहे हैं ये अपवर्तनांक का है। तो इस सूत्र से भी फोकस दूरी जो है ज्ञात किया जाता है लेंस के अंदर, है ना। इस सूत्र से भी ज्ञात किया जाता है ना। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो है आपका 2 रेडियस का मान गिवन रहेगा। आइए नीचे एक हमने क्वेश्चन लिख के रखा है कि 15 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर अपवर्तनांक दे रखा है 5/4। 15 सेंटीमीटर R1 है, R1 कितना दे रखा है? R1 दे रखा है 15 सेंटीमीटर, R2 दे रखा है 20 सेंटीमीटर, और अपवर्तनांक का वैल्यू दे रखा है 5/4, क्योंकि 1 से हमेशा ज्यादा होगा। 4/5 सोच के भी नहीं रख सकते आप, ठीक है। तो भाई इस सूत्र से आपको सॉल्व करना है। तो ये
सूत्र क्या है, अपवर्तनांक -1 है ना, अपवर्तनांक -1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, तो 1/15 माइनस 1/20। इसको सॉल्व नहीं कर लीजिएगा जी, तो कर सकते हैं ना, 4 एलसीएम तो 5 माइनस 1/4 हो जाएगा कोष्ठ के बाहर। अब 15 20 का एलसीएम हो जाएगा 20 के 60, अब 4 में से गया 3 तो 1/60 हो जाएगा, है ना, तो 1/4 गुने 1/60 कर लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। इससे आपका जो है फोकस दूरी निकल जाएगा। चूंकि 1/f का सूत्र है ये, तो उलट देंगे तो आपका फोकस दूरी निकल जाएगा। निकाल लोगे नहीं लोगे, तो भैया इस सूत्र का प्रयोग करते हुए नीचे लिखे हुए प्रश्न को एक बार खुद ही बनाएं, ठीक है, तभी समझ में आएगी। ये जो है परीक्षा दर्पण है, ये मार्क बूस्टर पैरासीटामोल का भाई 2.0 निकल गया है, जो भी बच्चे को चाहिए हमारा ले सकते हैं। अब देखिए जैसे अभी आप अवतल दर्पण में उत्तल लेंस में चीज़ों को समझे हैं ना, सेम उसी प्रकार से ये अवतल दर्पण में चीज़ें होती है, लेकिन ये इसी साइड होती है, ये इसी साइड होती है, ठीक है। इसको मैंने रेलवे क्लास नंबर 1 में अच्छे से समझा दिया है। जिन भी बच्चे को दर्पण में भी तकलीफ है वो उस क्लास को जाके अटेंड कीजिएगा, आपको भी समझ में आ जाएगी। फिलहाल बेसिक प्रॉपर्टीज बता देता हूं। अवतल दर्पण अवतल लेंस के जैसा ही होता है प्रॉपर्टीज यानी इमेज के रिलेशन में। इसमें भी आपका रियल और इमेजिनरी दोनों इमेज बन जाती है। इसमें इमेजिनरी इमेज कहां बनती है, दर्पण के पीछे बनती है। कहां बनती है, दर्पण के पीछे बनती है। इस साइड जितना भी इमेज है वो कैसा है, रियल है, और ये दर्पण के पिछवाड़ा में कैसा इमेज है, ये काल्पनिक है। समझ में आएगा भैया, है ना, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अवतल दर्पण में भी वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के इमेज बन जाती है। इसके अलावा उत्तल दर्पण तथा अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनते हैं। देखिए उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल लेंस हो, इन दोनों का एक पेयर बनाएंगे तो सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, है ना। उत्तल लेंस हो और अवतल दर्पण हो, है ना, उत्तल लेंस और अवतल मिरर हो, इन दोनों में कैसा बनता है, रियल और इमेजिनरी दोनों बनता है ना। अब देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस प्रकार के इमेज को आप पर्दा पे उतार सकते हैं, तो ओनली रियल इमेज को ही पर्दा पे उतार जा सकता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के सिद्धांत पे कार्य करता है। इसकी खोज किसने करा था, नरेंद्र कपानी, है ना। इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, दूर संचार में, एंडोस्कोपी चिकित्सा प्रणाली इत्यादि में करी जाती है, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, जेड जॉनसन ने किया था। सर कौन किया था, जेड जॉनसन ने किया था, ठीक है। पानी में हवा का बुलबुला कैसा व्यवहार करता है, कैसा ट्रीट करता है, तो पानी में कहेंगे हवा का बुलबुला अवतल लेंस की तरह कार्य करता है, लेकिन इसकी लैंग्वेज में मैं थोड़ा सा अंतर कर दूं तो इसका आंसर बदल जाएगा, और घर पे आके बचपन कहेगा कि आप अवतल लेंस बताए थे, वहां पे तो उत्तल लेंस को आंसर माना है, चैलेंज कर दें तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि तुमने ठीक से सुना नहीं था। देखिए पानी में हवा का बुलबुला ट्रीट करेगा अवतल लेंस के जैसा, लेकिन दिखाई पड़ता है उत्तल लेंस के जैसा, ठीक है भाई, दिखाई पड़ता है उत्तल लेंस के जैसा, लेकिन ट्रीट करता है, व्यवहार करता है अवतल लेंस के जैसा। ये सेम वही कहानी है क्या ना, कि भाई हम हैं हवलदार और अपने आप को हम डीएसपी समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, मतलब है कुछ और, देखने का कुछ और, करने का कुछ और। वैसे ही अवतल लेंस जो है ट्रीट करेगा, बुलबुला जो है ट्रीट करेगा अवतल लेंस के जैसा, लेकिन दिखेगा उत्तल लेंस के जैसा, है ना। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक हमेशा 1 से अधिक होगा। अभी मैंने इसको बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ समझाया, क्योंकि अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है निर्वात में प्रकाश का वेग, जो कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, जो सबसे ज्यादा होता है प्रकाश की चाल। और प्रकाश कैसा तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, इसे गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है तो नहीं, क्यों, क्योंकि इधर तो आप ही ने तो कहा कि निर्वात में भी चल रही है, तो कहां से माध्यम लगेगा इसको, है ना, तो इसकी निर्वात में भी चल सकती है, अर्थात माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है।
तो भैया निर्वात में प्रकाश की वेग और जो आप माध्यम में गुजार रहे हो है ना प्रकाश की वेग, उसका अनुपात होता है आपका अपवर्तनांक। इसीलिए निर्वात में सबसे अधिक होने के कारण हमेशा ऊपर का वैल्यू एक से मतलब कटेंगे ना तो एक से ज्यादा आएगा, ठीक है। इसके अलावा निकट दृष्टि दोष निवारण हेतु अवतल लेंस का चश्मा लगाया जाता है। अब देखिए निकट दृष्टि दोष नाम का जस्ट उल्टा है। अगर कोई बच्चा पहले दिन सुन रहा हो तो उसको क्या लगेगा कि निकट का वस्तु नहीं देख पा रहा होगा, इसीलिए इसका नाम है निकट दृष्टि दोष। सरासर गलत है ना, इसमें दूर की वस्तु नहीं देख पाते हैं लोग। निकट दृष्टि दोष जिसको हो जाता है ना वो दूर वाला वस्तु नहीं देखेगा, नजदीक वाला देख लेता है, दूर वाला नहीं देख पाएगा। तो इसमें कौन चश्मा लगेगा? अवतल लेंस का चश्मा लगेगा। मुझे खुद अवतल लेंस का चश्मा लगाया गया है। इनके अलावा किसी दर्पण में फोकस दूरी निकालने के लिए सूत्र क्या है? F बराबर R/2 है। सूत्र क्या है? F बराबर R/2। अब दर्पण से भी हम एगो दूसर का सूत्र क्रिएट कर लेंगे फोकस दूरी का कि 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ये दर्पण का सूत्र है, यहां से हम इसे सूत्र क्रिएट कर लेंगे तो U भी हो जाएगा और ऊपर में U प्लस V हो जाएगा बराबर 1/F है, और दोनों तरफ पलट देंगे तो F बराबर क्या हो जाएगा? UV/U प्लस V। तो एगो सूत्र यो होगा और एगो सूत्र यो होगा। किसका? दर्पण में फोकस दूरी निकालने का। समझ में आ रहा है तो लाइक भी कर दीजिए। पार्थिव दूरदर्शी में है ना 3 लेंस लगे होते हैं। VVI करेंगे, बहुत बार पूछा जाता है ये। पार्थिव दूरदर्शी में कितने लेंस लगे होते हैं? तो आप कहेंगे 3 लेंस लगे होते हैं। सभी के सभी लेंस कैसा होता है? उत्तल होता है ना। गैलीलियो की जो दूरदर्शी होती है उसमें एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस लगे होते हैं। अर्थात गैलीलियो के दूरदर्शी में 2 लेंस होगा, जो एक आपका उत्तल होगा और एक आपका अवतल होगा। और जो पार्थिव दूरदर्शी होता है उनमें 3 लेंस लगे होते हैं और तीनों के तीनों उत्तल होते हैं। मानव का जो नेत्र है वो किस लेंस की तरह कार्य करता है? तो आप कहेंगे उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। 2 समतल दर्पण। अब हम सब समतल दर्पण का गुणधर्म देखेंगे, है ना। भैया एक एक क्वेश्चन में निकाल दोगे का दिन? नहीं सर, ऑप्टिक्स को समाप्त कर रहे हैं, टाइम तो देना पड़ेगा ना, हो है ना। देखिए 2 समतल दर्पणों के बीच रखे वस्तुओं की बनी प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है ना। अब देखिए इसका एक सूत्र है 360/थीटा। यहाँ पे थीटा सपोर्ट नहीं कर रहा है इसीलिए मैंने ए लिख दिया है, ठीक है। ए का वैल्यू थीटा समझिएगा, यानी बीच में बना हुआ कोण, ठीक है। अब देखिए सूत्र तो यही होता है, लेकिन अगर इसका जो है इवन नंबर आ जाए, इसको काटने के बाद इवन नंबर आ जाए तो -1 कर देना है, क्योंकि 2 समतल दर्पणों के बीच प्रतिबिंब हमेशा ऑड नंबर में बनेंगे, यानी विषम संख्या में बनेंगे। इसीलिए 360/थीटा -1 लिखा है। इसके अलावा यही चीज जो हमने कहा कि विषम संख्या में होगा, ये यहाँ पे लिखा है। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है, काल्पनिक। और समतल दर्पण में ऑब्जेक्ट का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए, जैसे कालू राम का हाइट है 6 फीट, है ना, तो उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो समतल दर्पण कम से कम कितनी लंबी होनी चाहिए? तो कम से कम 3 फीट का होना चाहिए। मान लो 6 फीट का है तब तो पूरा देखबे करेगा, लेकिन कम से कम बात करें तो ऑब्जेक्ट की लंबाई की आधी होनी चाहिए दर्पण की लंबाई, तभी पूर्ण इमेज जो है उसमें दिखेगा। समझ में है कि ना। उसके अलावा समतल दर्पण की तरफ अगर कोई ऑब्जेक्ट x स्पीड से भाग रहा है तो दर्पण में उसका जो इमेज है उसकी स्पीड कितनी होगी? 2x होगी, दुगुना होती है। इतने में आपका दर्पण और लेंस इतने से क्वेश्चन पूछते हैं भैया। इसके अलावा अपवर्तन के कारण रॉड मुड़ा हुआ होता है, मछली ऊपर पड़ा हुआ नजर आता है ना। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो कहां अभिलंब से दूर भागता है कि झुक जाता है, ये सब बता चुके हैं। ध्वनि के परावर्तन पे क्या क्या काम करता है? स्टेथोस्कोप काम करता है, सोनार वगैरह काम करता है, ये सब जो है मैंने आपको बता चुका है, ठीक है भैया। अब हम बढ़ते हैं आगे, है ना। इसके अलावा अगला प्रश्न है खेलो इंडिया विंटर गेम 2024, खेलो इंडिया शीतकालीन गेम 2024 का शुभंकर क्या रखा गया था? CNC इसका नाम जो है हिम तेंदुआ के नाम पे रखा गया था। खेलो इंडिया शीतकालीन गेम की शुरुआत कब हुई थी? 2020 में हुई थी। कहां से हुई थी? देखिए अब तक का इतिहास रहा कि खेलो इंडिया शीतकालीन गेम खाली जम्मू में होता था, लेकिन 2024 में जम्मू में भी और लद्दाख में भी हुआ है। तो पहली बार ये मौका है कि दोनों केंद्र शासित
प्रदेश में कुछ कुछ इवेंट कराए गए। ठीक है भैया, तो 2024 में ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कराए गए। यहाँ पे विजेता कौन रहे हैं? अपना इंडियन आर्मी। इनके अलावा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, नाम से स्पष्ट है कि ये विद्यालय वाला गेम है। तो एक यूनिवर्सिटी से जो है विद्यालय सेलेक्ट होकर कई यूनिवर्सिटी के विद्यालय के लोग आते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी के लोग आते हैं। इसकी शुरुआत 2020 में उड़ीसा से हुआ था। 2023 में यह गेम उत्तर प्रदेश में कराए गए थे, जहां शुभंकर का नाम जीतू रखा गया था, और जो जीतू था 12 सिंघा के नाम पर। ठीक है भैया, इनके अलावा 2024 में शुभंकर जो है अष्टलक्ष्मी को रखा गया है, जो एक तितली के नाम पे रखा गया है। 2024 में जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुई है, ये आपका पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न 7 राज्यों में कराए गए हैं, जहां विजेता आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी रहा है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2023, ये मध्य प्रदेश के विभिन्न 8 शहरों में कराए गए थे, जहां शुभंकर का नाम आशा रखा गया था, जो एक चीता के नाम पे है ना, चीता। और 6ठी खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 के जनवरी फरवरी में हुआ। 2024 में ये तमिलनाडु के 4 शहर में हुआ, जहां पर शुभंकर का नाम रखा गया था बीरू मंगाई बेलू नचियार, जो बेलू नचियार महारानी के नाम पे है, जिन्होंने अंग्रेज औपनिवेश के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी थी। इसके अलावा खेलो इंडिया पैरा गेम, ये पहला एडिशन था, 2023 दिसंबर में हुआ था, है ना। इसकी शुभंकर उज्ज्वला को रखा गया था, और उज्ज्वला नाम गोरैया के नाम से लिया गया था। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 शुभंकर था, इसका साबाज, ये हुआ था गुजरात में। 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा में हुआ था 2023 में, शुभंकर का नाम मोगा रखा गया था। और जो आपका 38वां राष्ट्रीय खेल है, ये आपका हुआ था 2025 में, शुभंकर का नाम मौली रखा गया है। अभी हुआ नहीं है, उत्तराखंड में होगा 2025 में। प्रसिद्ध नागपुर की संधि कब हुई थी? 1816 में। नागपुर की संधि 1816 में भोंसले राजा और हैंगस्टस के बीच हुआ था। ठीक है, देखिए बारेन हैंगस्टस अलग है, लॉर्ड हैंगस्टस अलग है। ठीक है भैया, इनके अलावा प्रसिद्ध खुर्दा विद्रोह, यह 1817 उड़ीसा में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 छोटा नागपुर के पठारी इलाका में हुआ था, सिद्धू और कान्हू के द्वारा। अहोम विद्रोह असम में हुआ था 1828 में, गोमुधर कुंवर के द्वारा। कोका आंदोलन 1900 कोका आंदोलन पंजाब में हुआ था, राम सिंह और बालक सिंह के द्वारा। मोपला विद्रोह केरला में हुआ था, मुदलियार के द्वारा 1921 में। तो ये सभी के विद्रोह का जो है ना जगह जरूर याद रखिए, और नेता भी जो मैं बताया हूं कि कौन विद्रोह में कौन थे नायक, उनका भी नाम याद रखिएगा। पुरंदर की संधि 1665 में शिवाजी और जयसिंह के बीच हुआ था, है ना। पुरंदर की संधि एगो 1776 में भी हुआ है, मराठा और अंग्रेजों के बीच। तो पुरंदर की संधि 2 बार हुआ है। इनके अलावा बसीन की संधि, यह 1802 में मराठा नेता बाजीराव सेकेंड तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो है पूना में कराए गए थे, बसीन की संधि। ठीक है, इनके अलावा कुछ अन्य संधि जैसे सालाबाई की संधि, ये 1782 में मराठा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। इसी संधि के तहत आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त किया गया था। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में होती है, इसमें तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त किया जाता है। टीपू सुल्तान की मृत्यु आपसे पूछा जाता है, 4 आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था 1799 में। ठीक है, अगला है स्टार्च या मांड की उपस्थिति में आयोडीन विलयन का रंग कैसा हो जाता है? तो अगर आयोडीन विलयन की रंग जो है स्टार्च की स्थिति है, तो इसका नीला या काला इसका रंग हो जाता है। आयोडीन का तनु विलयन जल में टिंचर आयोडीन मिलाने से प्राप्त होता है। एक एक बात को ध्यान से सुनना। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। आयोडीन का इस्तेमाल एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। आयोडीन के आवर्त सारणी के समूह 17 में रखा गया है। आयोडीन की कमी से मानव शरीर में अबटू ग्रंथि में विकार आता है, जिसे हम थायराइड की गोली खाते हैं, समझे। इनके अलावा जो है खाद्य पदार्थ के संरक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है। बेंजोइक अम्ल पाए जाते हैं घास फूस में भी, तो ये ध्यान रखेंगे, है ना, बेंजोइक अम्ल। इनके अलावा स्टार्च का पाचन मुंह से स्टार्ट हो जाता है, जहां लार भोजन में जब मिलती है और लार में जब टाइलिन नामक एंजाइम स्टार्च को पचाना स्टार्ट करता है। स्टार्च के फर्मेंटेशन से
एथेनॉल की प्राप्ति होती है। एथेनॉल, मिथेनॉल, समझ में आ गया होगा, है ना। स्टार्च के फर्मेंटेशन मतलब किण्वन से खाद्य पदार्थ में स्टार्च की उपस्थिति आयोडीन परीक्षण करके पता लगाया जाता है। अगर आयोडीन डालने पे काला या नीला में थोड़ा सा कन्वर्ट हुआ मतलब उस फूड में स्टार्च की वैल्यू है। अम्ल जो है ये नीले निटमस पत्र को लाल कर देती है। काले रंग की वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेता है, इसीलिए कहा जाता है कि गर्मी के दिनों में काला कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो शरीर में फफोले निकाल देंगे। क्योंकि जितने भी रंग है, जितने भी प्रकाश में 7 रंग है, सभी को बढ़िया से अब्जॉर्ब करता है। एक अच्छा अवशोषक होता है काला रंग महाराज, ठीक है। इसके अलावा सफेद रंग सभी रंगों को परावर्तित कर देते हैं। कहते हैं गर्मी में सफेद रंग का कपड़ा पहनना चाहिए, है ना। वर्ण विक्षेपण में सबसे ऊपर लाल रंग होता है क्योंकि इसका जो है तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और सबसे नीचे बैगनी रंग होता है क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, और जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगी उसकी प्रकीर्णन सबसे कम होगी। इसका मतलब बैगनी की प्रकीर्णन सबसे अधिक होती होगी, ठीक है भैया। चलते हैं आगे। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये हुबली में है। दक्षिण पश्चिम रेलवे, माफ कीजिएगा, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली में है ना। भारत का सबसे लास्ट में बना रेलवे जोन दक्षिण तटीय रेलवे जोन विशाखापट्टनम है, ठीक है भाई। ये ध्यान रखेंगे, ये सबसे लास्ट में बनाया गया रेलवे जोन है ना। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? विशाखापट्टनम में। वर्तमान समय में कोंकण रेलवे सहित भारत के कुल 19 रेलवे जोन है। अब आइए, रेलवे जोन से भी क्वेश्चन एग्जामिनर दागेगा, उससे पहले हम जो है पकड़ लेंगे उसको। दक्षिण रेलवे, सौदर्न रेलवे ये आपका कहाँ पे? चेन्नई में है। दक्षिण पूर्व रेलवे ये कोलकाता में है ना। पूर्व रेलवे कोलकाता में। इनके अलावा दक्षिण मध्य रेलवे, साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद में है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे दपमुरे, है ना, तो ये आपका बिलासपुर में है। दक्षिण पश्चिम रेलवे दौपरे, ये कहां पे है? हुबली में है, दौपरे, है ना। पूर्व रेलवे पूरे कोलकाता में है। पूर्व मध्य रेल ईस्ट मिडिल ये आपके हाजीपुर में है, पुमरे, है ना। पूर्व तटीय रेलवे, है ना, पूर्व तटीय रेलवे, है ना, पूर्व तटीय रेलवे ये आपका भुवनेश्वर में है ना, ईस्ट कोस्ट रेलवे। इनके अलावा पश्चिम रेलवे मुंबई में है। पश्चिम रेलवे मुंबई में है ना। मुंबई में जो है सेंट्रल रेलवे का भी मुख्यालय है और पश्चिम रेलवे का भी मुख्यालय है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वेस्ट में ये गुजरात वगैरह लाइन को जो है वेस्टर्न क्लियर करता है, और ये जो मध्य रेलवे है ये हार्बर लाइन, मेन लाइन को कवर करता है। यानी मुंबई में 2 रेलवे का मुख्यालय है, पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे, ठीक है। इनके अलावा उत्तर रेलवे दिल्ली में इसका मुख्यालय है। उत्तर मध्य रेलवे एनसीआर इलाहाबाद में इसका मुख्यालय। इनके 3 डिवीजन है, इलाहाबाद भी है, आगरा भी है और झांसी भी है। इनके अलावा उत्तर पश्चिम रेलवे ये जयपुर में है। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर में है। पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर में है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे मालीगांव गुवाहाटी में है। कोलकाता मेट्रो रेलवे कोलकाता में है। कोंकण रेलवे का मुख्यालय सीबीडी बेलापुर है, पहले बता चुका हूं। भारत में जो रेलवे की शुरुआत है ना 1853 में डलहौजी के समय हुआ था। प्रथम गाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की दूरी तय करी थी। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुआ था। रेलवे बोर्ड के प्रथम महिला सीईओ जया सिन्हा वर्मा मैडम बनी थी। अब इनके बाद जो है अगस्त 2024 में सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किए गए हैं, तो इसे VVI कर लेंगे, है ना। करंट सेक्शन से ये क्वेश्चन आना ही आना है। इनके अलावा देश के प्रथम मेट्रो रेल की शुरुआत जो है 1984 कोलकाता में हुआ था, और देश का अंडर वाटर पहला मेट्रो अभी 2024 में कोलकाता में ही स्टार्ट किया गया था, है ना। बच्चे लोग हल्ला कर रहे हैं, इग्नोर कीजिएगा, पढ़ने से मतलब रखिए, ठीक है भैया। कोंकण रेलवे की स्थापना 1990 में हुआ, परंतु ट्रेन का संचालन 1998 से हुआ था। कोंकण रेलवे का मुख्यालय CBD बेलापुर है। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और आपका जो है गोवा, इसमें जो है अपनी सेवा देते हैं। भारत में सबसे अधिक रेल पटरी का विस्तार आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। रेल बजट को आम बजट से 1925 में एक वर्थ कमेटी के अनुसार अलग किया गया था, है ना, और पुनः 2017 में एक साथ पेश किए गए रेल बजट और आम बजट। वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत 2019 में हुई थी। पहली गाड़ी बनारस से दिल्ली के बीच चलाई गई थी, है ना। इंडिया में सबसे लंबा दूरी तय करने वाला एक्सप्रेस विवेक एक्सप्रेस है ना। और जो मिताली एक्सप्रेस है ये भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। चूंकि बांग्लादेश जो है अभी थोड़ा सा उथल पुथल था, तो यहाँ से रेलवे गाड़ी को भी पूछ सकता है भाई। इनके अलावा
स्तंभ 1 से 2 को मिलान कर देना है आपको, इंफ्रारेड का मिलान कर देना है, पीएच के सोरेनसन से मिलान कर देना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे से मिलान कर देना है और अष्टक के नियम न्यूलैंडस से मिलान कर देना है। तो इंफ्रारेड सबसे नीचे वाला विलियम हर्शेल में आ जाएगा, ठीक है भैया। तो इसी प्रकार से मिलान कर देना जैसे बताया हूं। अष्टक का नियम सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू होती है। न्यूलैंडस ने अष्टक का नियम 1866 में दिया था। पीएच स्केल का निर्माण सोरेनसन महोदय ने किए थे। पैमानों में अम्ल और भस्म का पता चलता है ना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने 1831 में करे थे। इंफ्रारेड की खोज विलियम हर्शेल के द्वारा, एक्स किरण की खोज विलियम रोएंटगन के द्वारा किया गया था। अंतिम मार्च 2024 के अनुसार भारत में चुनाव आयुक्त कौन कौन है? देखिए, ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर सिंह संधू को है ना मार्च 2024 में चुनाव आयोग में है ना आपका जो है आयुक्त के रूप में मतलब डिप्यूट किया गया। एगो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है जो राजीव कुमार है, घबराइए नहीं। ये ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर सिंह संधू, इनको जो है मार्च 2024 में नियुक्ति की गई चुनाव आयुक्त के पोस्ट पे, ठीक है। ज्ञानेश कुमार मार्च 2024 में अनूप चंद्र पांडे भूतपूर्व चुनाव आयुक्त की सेवानिवृत्ति के पश्चात पद पर आसीन हुए। हाल में ही भूतपूर्व चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की इस्तीफा के बाद सुखबीर सिंह संधू को चुनाव आयुक्त बनाया गया। तो ये दोनों नए चेहरे हैं, वीवीआई करके रखेंगे, आपके एग्जाम में आ सकते हैं नियुक्ति से संबंधित। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं। भारत का पहला चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन साहब थे। इनके अलावा भारतीय संविधान के भाग 15 ये निर्वाचन आयोग भारत सरकार से संबंधित है। ये आर्टिकल कवर करते हैं 324 से 329, है ना। चुनाव आयोग कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय है। पहचानने का क्या तरीका है? जिसके लिए संविधान में आर्टिकल अलॉट है या फिर चर्चा है वो संवैधानिक निकाय होते हैं। चुनाव आयोग तथा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट महोदय करते हैं। चुनाव आयोग के प्रमुख कार्यों में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इत्यादि का चुनाव करवाना है। नगर पालिका और ग्राम पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? स्थानीय सरकार करवाते हैं, अर्थात उसी राज्य का पार्टिकुलर जो चुनाव आयोग होगा उनके द्वारा करवाया जाता है, ठीक है। H2SO4 में सल्फर का प्रतिशत कितना होता है? ये CGL 2024 में ये पार्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया है, वहीं से उठाया हूं सर। H2SO4 में सल्फर का प्रतिशत, इससे पहले रेलवे वाले क्लास में पढ़ाए थे ना जी कि कैसे परसेंटेज निकाले जाता है किसी भी चीज का। तो कैसे निकाला जाता है ना। इसके लिए जरूरी है कि जितने भी तत्व का इसमें समावेशन है इस यौगिक को बनाने में, यहाँ पे हाइड्रोजन का योगदान है, सल्फर का और ऑक्सीजन का, इन तीनों का आपको परमाणु द्रव्यमान जानना होगा, तभी आपका काम हो पाएगा, ठीक है। अब देखिए, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 1, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान होता है 16 और सल्फर का परमाणु द्रव्यमान होता है 32। उस हिसाब से इसमें हम करेंगे तो 2 गुने 1 होगा हाइड्रोजन का, H2 है तो, है ना। फिर S है सीधा, तो S का हम 32 लिख देंगे। अब प्लस 16 गुने 4 बार है तो 4 बार ही लिख देंगे, ठीक है। अब 32 2 34 और 16 चौका होता है 64, है ना। तो 64 और आपका जो है 34 हो गई है। तो 4 4 8 और 6 3 9, 98, यानी H2SO4 पूरा कितना है? 98। अब 98 में आपको सल्फर का प्रतिशत पूछा है तो 32 कितना परसेंट हो जाएगा 98 का? तो 32 गुने 100 अब बट्टा 98 कर लेंगे। अब इसका निकाल दीजिएगा, है ना। 32 गुने 100 बट्टा 98, ठीक है भैया, ठीक है भैया। कम से दिया थोड़ा ज़्यादा होगा, 32 से ज़्यादा, तो 32.65 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए, परसेंटेज निकालना भी हम भूल गए हैं, है ना। कमज़ोर हो गया मैथ हमारा। C6H12O6 ये ग्लूकोज में कार्बन का प्रतिशत जो है आपका 40 हो जाएगा। आप लोग मुझे C6H6 में C6H6 जो आपका बेंजीन का सूत्र है, इसमें कार्बन का परसेंटेज बता दीजिएगा कितना होगा। कार्बन का परसेंटेज बताना है बेंजीन के सूत्र में C6H6 में से, ठीक है भैया, बताना है। जो सीरियस बच्चा है वो बताएंगे और जो नहीं बताएंगे वो महान है, उनको नमन करता हूं। इनके अलावा भारत की पड़ोसी देश श्रीलंका की HDI इंडेक्स 2023-24 में रैंक क्या है? तो भाई करंट वाला जो अभी तक निकला है, पब्लिसाइज हुआ है, तो ये जो है श्रीलंका का 78वां हो जाएगा, है ना। भारत का HDI इंडेक्स 23-24 में 134वां है 0.644 स्कोर के साथ। इसके अलावा विश्व नवाचार सूचकांक 2023 में भारत की रैंक थी 40वां और 2024 में भारत की रैंक है 39वां। नवाचार सूचकांक बहुत बार पूछा जाता है और हैप्पीनेस इंडेक्स, ये दोनों काफी पूछे जाते हैं। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की स्थिति 125वां और विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत की स्थिति 126वां है ना। HDI इंडेक्स 23-24 में
श्रीलंका को 78वां, चीन को 75वां, भूटान को 125वां, बांग्लादेश को 129वां, नेपाल को 146वां, पाकू को 164वां और भारत को 134वां स्थान दिया गया था। HDI इंडेक्स कौन निकालते हैं? UNDP के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र का जो कार्यक्रम है UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उनके द्वारा तय करा जाता है। 1927 में समता सैनिक दल की स्थापना किसने किया था? तो ये किए थे भीमराव अंबेडकर साहब के द्वारा, समता सैनिक दल, है ना। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1945 में भीमराव अंबेडकर ही किए थे, इन्हें भी ध्यान रखिएगा। इनके अलावा तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय भीमराव अंबेडकर 1930, 1931 और 32 कहां पे हुआ था? लंदन में। अध्यक्षता कौन किए थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन थे भैया? उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। वर्ष 2023 में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा, जिसे स्टैचू ऑफ इक्वालिटी नाम दिया गया है, ये देश के बाहर अमेरिका के वाशिंगटन में स्थापित किया गया था। अब कोई बच्चा समझ रहा होगा कि सर पहले तो आप बताए थे कि स्टैचू ऑफ इक्वालिटी रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। जी आप सही समझ रहे हैं, सही सुने हैं आप। रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, लेकिन यह हैदराबाद के अंदर है। और यहाँ जो भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की बात हो रही है, ये वाशिंगटन में मतलब लगाया गया है। तो उनका भी नाम स्टैचू ऑफ इक्वालिटी ही दिया गया है। और इनके मूर्तिकार राम सुतार है, जो बहुत फेमस है, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी का मूर्तिकार भी है। ठीक है। इनके अलावा संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान का आत्मा कौन कहे थे? भीमराव अंबेडकर साहब कहे थे, संविधान का आत्मा कहे थे। इनके अलावा संविधान के DPSP को, यानी निदेशक तत्व को, भीमराव अंबेडकर साहब ने उत्कृष्ट विशेषता बताई है। तो ये कुछ उनके द्वारा कहे गए बात। बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1924 बंबई में किए थे। मंदिर प्रवेश आंदोलन की शुरुआत भीमराव अंबेडकर 1927 में किए थे। पूना समझौता 1932 में गांधी जी के साथ किए थे। तो ये कुछ अंबेडकर साहब के द्वारा किया गया कार्य है। इनके द्वारा लिखे गए पुस्तकों में वेटिंग फॉर वीजा काफी बार पूछे जाते हैं। दक्कन के पठार कई भारतीय स्टेट में फैला हुआ है, जो भारत का एक प्रमुख पठार है। इस पठार का अधिकांश ऊंचा भाग भारत के किस दिशा में है? तो पश्चिम दिशा में दक्कन के पठार की हाइट अधिक होती है। भारत में दक्कन की पठार को प्रायद्वीपीय पठार के नाम से भी जानते हैं, जो भारत के 8 राज्यों में विस्तारित है। ये राज्य हैं तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु। ये इतने राज्यों से होकर जो है दक्कन के पठार लगते हैं। दक्कन की पठार की उत्तरी सीमा सतपुरा, पूर्वी सीमा पूर्वी घाट और पश्चिमी सीमा पश्चिमी घाट है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? उत्तरी सीमा कहेगा तो सतपुरा, जो पश्चिम अपना मध्य प्रदेश में है। पूर्वी सीमा कहेगा तो पूर्वी घाट, है ना। और पश्चिमी सीमा कहेगा तो पश्चिमी घाट। इनके अलावा दक्कन के पठार अधिकांश की बनावट जो है आग्नेय चट्टान से बनी है। और आग्नेय चट्टान का निर्माण कैसे होता है? ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप, है ना। जहां से मैग्मा चेंबर से मैग्मा निकलने के बाद लावा के रूप में जमता है, चट्टानी फॉर्म में आते हैं, तो उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। जब आग्नेय चट्टान का क्षरण होता है तो काली मिट्टी का निर्माण होता है, जिसमें कपास की खेती अच्छी होती है। समझ में आया ना? आग्नेय चट्टान में काली मिट्टी का निर्माण होता है, और काली मिट्टी को कपासी मिट्टी या रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूढ़ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे काफी मात्रा में खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कोयला हो गया, लोहा हो गया, है ना। इनके अलावा दुनिया का छत पामीर के पठार को कहा जाता है। विंध्याचल और सतपुरा पर्वत के बीच नर्मदा नदी बहती है। नर्मदा नदी, जिसे मध्य प्रदेश का जीवन रेखा कहा जाता है, इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होती है। अमरकंटक मैकाल रेंज की पर्वत चोटी है। यह अरब सागर में गिरने वाली पेनिनसुलर इंडिया की, यानी द्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। देखिए, अरब सागर में गिरने वाली बंगाल की खाड़ी, या फिर डायरेक्ट ये कहे कि पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन है, तो आपका आंसर होगा गोदावरी। ठीक है, ये पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी है, लेकिन गोदावरी बंगाल के खाड़ी में गिरता है। इसीलिए यहाँ पे आप नर्मदा देख रहे हैं कि भाई अरब सागर में गिरने वाली भी हो और पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी हो, तो वो है नर्मदा। समझ में आएगा ना। इस नदी पर प्रमुख परियोजना इंदिरा बांध सागर, ओमकारेश्वर परियोजना, सरदार सरोवर परियोजना
योजना, ये सब जो है इसी बांध पे है। फॉलो ऑन शब्द किस खेल से संबंधित है? देखिए फॉलो ऑन शब्द जो है क्रिकेट से संबंधित है, लेकिन ये ओनली टेस्ट क्रिकेट से संबंधित है, ये वनडे फनडे में नहीं होता है, सिर्फ टेस्ट में होता है। फॉलो ऑन नहीं बोलता है आज उतरेंगे फॉलो ऑन बचाने के लिए, ठीक है भैया। पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच 15 मार्च 1877 को खेला गया था मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पे। अब ये मेलबर्न कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। यह लाल गेंद से खेली जाती है। टेस्ट क्रिकेट किस गेंद से? लाल गेंद से। और वनडे क्रिकेट सफेद गेंद से, ठीक है। येलो रेटिंग शब्द का इस्तेमाल किस खेल में होता है? तो शतरंज में होता है। शतरंज में जो शब्द इस्तेमाल होती है वो नामी गामी ही यूज होती है, जो आपको याद होना चाहिए, जैसे बिशप, नाइट, रोक, ग्रैंड मास्टर। बिशप, नाइट, रोक जो हाथी घोड़ा ऊंट होता है ना, उन्हीं को कहा जाता है। और ग्रैंड मास्टर एक टाइटल है जो जीतते हैं, है ना। येलो रेटिंग पॉइंट होते हैं जो शतरंज में यूज होती है। क्रिकेट के खेल में इस्तेमाल होने वाला शब्द पिच है। पॉम्पिंग क्रीज है जिसमें बैट्समैन खड़े रहते हैं। LBW है कि बॉल आया टांग में लग गया, अगर विकेट के सामने लगा तो आउट, है ना। लेग स्पिनर होता है। लेग बाय होता है कि बल्ला को टच नहीं किया और बॉल भाग गया, लोग जो है दौड़ के रन ले लिए। वाइड होता है कि भाई जो पॉम्पिंग क्रीज है उस पर एक दायरा तय किया रहता है कि यहाँ से यहाँ के बीच में बॉल आया तो ठीक, इससे बाहर गया तो वाइड कहलाएंगे। गुगली, गुगली एक प्रकार का बॉलिंग है। हिट विकेट होता है कि बल्लेबाज को जो है बल्ला से विकेट में लग जाना खुद से। ओवर द विकेट होता है। लेग ब्रेक होता है। लेग साइड होता है। स्ट्रेट ड्राइव होता है। फॉलो ऑन होता है। ओवर 3, बाउंड्री, कैच, पॉइंट। बाद बाकी तो आप जानते ही हैं ना। मेडन मतलब 6 में 6 बॉल में 1 रन नहीं बना, है ना। इसके अलावा टाइम आउट हो जाता है ना। डक हो जाता है कि भाई आया बल्लेबाजी करने, अब बिना खाता खोले हुए पहले ही बॉल पर टुप हो गया, उसे कहते हैं डक, है ना। तो ये सब ध्यान रखेंगे भैया, है ना। चलते हैं आगे। 10 तरीका से क्रिकेट में बच्चा आउट हो सकते हैं, कोई भी खिलाड़ी, है ना। निम्नलिखित में से सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट किसके हैं? मेथेनॉल, इथेनॉल, जल या फिर एथेन? तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट जो है यहाँ पे जल का हो जाएगा। जल का बॉइलिंग पॉइंट जो है सबसे ज्यादा हो जाएगा। मेथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है ये 65 डिग्री सेल्सियस ही होता है। जल का 100 डिग्री सेल्सियस, भारी जल का 101.4 डिग्री सेल्सियस, है ना। इनके अलावा एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है। जल का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन होता है, क्योंकि आपको पता है कि सेल्सियस से अगर आप केल्विन में चेंज करना चाहेंगे तो आपको 273 ऐड करना होता है। तो 100 में 273 ऐड कर दिए, हो गया कितना? 373। एथेन का बॉइलिंग पॉइंट 90 के करीब होता है। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का सामान्य सूत्र जरूर याद रखना। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। मैंने याद रखने के लिए सिर्फ एल्केन को ही याद रखने के लिए बताया हूं, बाद बाकी दूगो अपने याद हो जाएगा। कैसे? तो जो 5 अक्षर में लिखा जाता है एल्काइन, एल्काइन कितने अक्षर में लिखा जाता है? 5 अक्षर में। तो 5 अक्षर वाले को माइनस वाले के साथ ले जाएंगे, CnH2n-2। एगो जो बच गया जिसमें ना माइनस होता है ना प्लस होता है, वो कथी होता है? एल्कीन। समझ में आएगी ना। तो यही तीनों चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। किसी भी द्रव में अशुद्धि मिलाने पर द्रव का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, जल्दी खोल जाता है। किसी भी द्रव में दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। चाहे अशुद्धि मिलाइए या दाब बढ़ाइए, दोनों काम क्या करेगा? क्वथनांक को क्या करेगा? बढ़ा देगा। दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? पास्कल। आई पास्कल के सिद्धांत पे कौन कौन चीज काम करता है? हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक, ये सब पास्कल के सिद्धांत पे काज करता है। वायुमंडलीय दाब को किस में मापते हो? बैरोमीटर से। अब बैरोमीटर का पारा जब एक बार गिर जाता है तो क्या संकेत है? तूफान आने वाला है, घर से मत निकलिए, ठीक है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक क्या होता है? बार होता है, बार। इनके अलावा जब कैल्शियम कार्बाइड CaC2 जल से अभिक्रिया करती है तो एसिटिलीन गैस C2H2 प्राप्त होती है। एसिटिलीन गैस में ऑक्सीजन मिलाकर वेल्डिंग प्रक्रिया में इस्तेमाल किया जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस प्रभावित करने से विरंजक चूर्ण CaOCl2 प्राप्ति की जाती है। जिप्सम के निर्जलीकरण से प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका सूत्र होता है CaSO4 × 12H2O, जिसे हम रसायन की भाषा में कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं। तो ये सब जो है कैसे बनता है वो बताए हैं। चलते हैं आगे। 2024 के लिए प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार कितने बच्चों को दिए गए हैं? तो वर्ष 2024 के लिए प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 19 बच्चे को दिए गए हैं। जनवरी 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, आप देखिए ये
ये पुरस्कार है प्रधानमंत्री के नाम पे, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार, लेकिन इसके वितरण कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति साहब करते हैं। तो यहां भी एक क्लू है, ठीक है भाई, राष्ट्रपति साहब करते हैं। द्वारा प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2024 कुल 19 बच्चों को दिया गया। वर्ष 2025 के लिए भी घोषणा हो चुकी है कि कितने बहादुर बच्चा को यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो आप कहेंगे 17 बच्चा को 2025 के लिए दिया जाएगा। यह पहला मौका था जब एक ही साल के अंदर 2 बार इस प्रकार का पुरस्कार दिया गया, एक बार 2024 के लिए जनवरी 2024 में और एक बार 2025 के लिए दिसंबर 2024 में। तो 25 के लिए 17 को बच्चा को और 24 के लिए 19 को बच्चा को दिया गया है। इनके अलावा प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार जो है कौन मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो आप कहेंगे महिला एवं बाल कल्याण विकास मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इस पुरस्कार में जो है 7 श्रेणी में पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसमें रुपया नगद 1 लाख रुपया और एज फैक्टर बच्चा का 5 से 18 वर्ष होना चाहिए और कोई भी वीरता का काम करना चाहिए। जैसे अभी महाराष्ट्र में किरण, इनका नाम क्या है, किरण थापा करके बच्ची हैं जिन्होंने काफी बहादुरी का काम किए, उनको भी अवार्ड दिया गया है अभी लेटेस्ट में, यानी 25 वाले के लिए। प्रधानमंत्री बाल राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 के लिए 11 बच्चों को दिया गया था, जिसमें 6 लड़की और 5 लड़का शामिल थे। तो 23, 24, 25 तीनों का आंकड़ा याद रखना है, सिंपल सी बात है। वर्ष 2023 के लिए कुल 106 पद्म अवार्ड बांटे गए, 6, 9, 91, 6 गो पद्म विभूषण, 9 गो भूषण और 91 गो पद्मश्री। वर्ष 2024 के लिए 132 पद्म अवार्ड दिए गए हैं, 5 गो पद्म विभूषण, 17 गो भूषण और 110 गो पद्मश्री, ये भी याद रखना है। वर्ष 2022 के लिए 2023 में 25 आदमी को अर्जुन अवार्ड दिया गया था। बातों को समझिएगा, वर्ष 2022 के लिए 2023 में, मतलब 2022 वाला जो अर्जुन अवार्ड है वो 2023 में दिया गया। कितने आदमी को? 25 आदमी को। और 2023 वाला जो अर्जुन अवार्ड है वो 2024 में दिया गया था। कितने आदमी को? 26 आदमी को। और 2024 वाला जो अर्जुन अवार्ड है वो 2025 में दिए जाएंगे। कितने आदमी को? 32 आदमी को। तो ये भी ध्यान रखेंगे। अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब होती है? कमेंट कीजिएगा, है ना। अल्पसंख्यक को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थान खोलने, उनके प्रशासन को संभालने का अधिकार है? अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति 148 के अनुसार कैग की नियुक्ति करते हैं। वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के अनुसार राज्यों में वित्त आयोग का गठन करते हैं राज्यपाल। 243 आई के अनुसार राष्ट्रपति का क्षमादान आर्टिकल 72 में है, राज्यपाल का क्षमादान आर्टिकल 161 में है, राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी होता है 123 के अनुसार और राज्यपाल का अध्यादेश इसी 2 को पहले लिख देते हैं तो 213 के अनुसार हो जाता है। तो यहां पर जो चीफ कार्य है जो राष्ट्रपति और राज्यपाल का है, ये मैंने आर्टिकल के थ्रू आपको समझाया है। महान्यवादी भी याद रखिएगा, महान्यवादी का नियुक्ति 76 के तहत जो है प्रेसिडेंट साहब करते हैं और 165 के तहत जो है आपका ये करते हैं कौन? राज्यपाल साहब करते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा धन विधेयक को अनुच्छेद 110 में रखा गया है। यह लोकसभा में पेश की जाती है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष लेते हैं। लेकिन धन विधेयक के बारे में मैंने विस्तार चर्चा में आपको बताया था कि धन विधेयक लोकसभा में पेश तो किए जाते हैं, लेकिन पारित होने के बाद उन्हें राज्यसभा के अंदर भी पेश किया जाता है। लेकिन राज्यसभा न तो इसको मना कर सकते हैं, है ना, और न ही इस पे अपनी टिप्पणियां दे सकते हैं, है ना। अगर 14 दिन तक कुछ न कहा तो अपने आप पारित माना जाता है राज्यसभा से। ठीक है भैया, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा अनुच्छेद 112 ये वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट से संबंधित है। अनुच्छेद 79 संसद को रिलेट करता है, 80 राज्यसभा को और 81 लोकसभा को। लेकिन एक बात ध्यान देना है यहाँ पे कि जो अनुच्छेद 79 है इसी में लोकसभा का गरिमा बताया गया है कि ये संसद के निम्न सदन होंगे। ठीक है भैया। इनके अलावा अनुच्छेद 76 और अभी मैंने 165 बता ही दिया था, महान्यायवादी और महाधिवक्ता की नियुक्ति। इनके अलावा अनुच्छेद 214 ये हाई कोर्ट से संबंधित है। अनुच्छेद 124 सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। अनुच्छेद 215 के तहत हाई कोर्ट क्या होता है? अभिलेख न्यायालय या रिकॉर्ड न्यायालय। अनुच्छेद 129 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड न्यायालय होते हैं। रिट जारी करने की बात भी लिख लीजिए। हाई कोर्ट 226 से करते हैं और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 से रिट जारी करते हैं। निम्नलिखित में से बीमारी तथा उसके सप्लीमेंट के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सोडियम के कमी से होने वाली बीमारी को हेप्रोट्रीमिया कहते हैं। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें रक्त की थक्का नहीं जमती। उपयुक्त दोनों के दोनों कथन आपका सही हो जाएगा, है ना।
ये हिप्रोट्रीमिया है जो सोडियम की कमी से होती है, ठीक है ना। एक आपका हाइपरमेट्रोपिया होती है ना, वो दूसरा चीज है, वो आंख का बीमारी है। ये है हिप्रोट्रीमिया, जिसको अगर किसी को सोडियम की कमी हो गई तो उससे बीमारी होती है। दोनों कथन सही हो जाएगा। हीमोफीलिया में रक्त की थक्का नहीं जमती। रक्त की थक्का विटामिन के कमी के कारण भी नहीं जमता है, ब्लड क्लोट नहीं होता है। ऐसे आदमी बड़े सुकुमार होते हैं, उसको कहीं नहीं जाना चाहिए, नहीं तो चीरा लग जाएगा तो खून में न बंद होगा। इनके अलावा हाइपरमेट्रिया, मायोपिया, ग्लूकोमा, ट्रेकोमा, मोतियाबिंद, रतौंधी, ये सब जो है विटामिन ए के कमी के कारण होने वाला आंख की बीमारी है, ठीक है। खून के कमी के कारण एनीमिया होती है, जिसे रक्त अल्पता कहते हैं। खून कम हो जाता है, आदमी पीला दिखने लगता है और उनको लगता है कि मैं गोरा हो गया हूं। प्रोटीन की कमी से क्वाशीयोरकर नामक बीमारी होता है। यह पोषण संबंधित बीमारी है। इसमें आप देखेंगे कि जैसे कुपोषित जैसे हो जाता है, पेट आगे निकलने लगता है और बॉडी जो है सूखने लगता है। इनके अलावा विटामिन सी के कमी के कारण स्कर्वी रोग होती है, जिसमें मसूड़ा इत्यादि से खून आने लगते हैं। विटामिन डी के कमी के कारण रिकेट्स हो जाती है, हड्डियों की सही से ग्रोथ नहीं हो पाती है, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार 2024 धनंजय दातार को दिया गया है, ठीक है। देखिए, टाइम मैगजीन 2024 100 प्रभावशाली लोगों में भारत के 4 आदमी का जो है नाम दिया गया है। अजय सिंह बंगा जो विश्व बैंक के हेड हैं, साक्षी मलिक रेसलर हैं, सत्या नडेला जो आपका कंपनी से जुड़े हुए हैं, और आलिया भट्ट जो है हीरोइन है। इन सभी का जो है नाम आया है टाइम मैगजीन में। वर्ष 2023 के लिए टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर थे टेलर स्विफ्ट थी, है ना। और 2022 के लिए जेलेंस्की थे। कौन जेलेंस्की भैया? अभी 24 के लिए नहीं आया। वो कौन जेलेंस्की? वो जो आपका यूक्रेन के राष्ट्रपति थे, है ना। ये पर्सन ऑफ द ईयर कैसे सिलेक्ट होता है कि उस आदमी का वर्ष भर जो है ना प्रभाव रहा हो, है ना, विश्वव्यापी। द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड 12th फेल को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए दिया गया है। चंदू चैंपियन मुरलीकांत पेटकर पे बना फिल्म है ना। और ये मुरलीकांत पेटकर कौन है? पैरा ओलंपिक के अंदर भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स में लापता लेडीज को अवार्ड दिया गया है। यहाँ पे आपका मेलबर्न में बेस्ट एक्ट्रेस पार्वती को चुना गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडियन आर्ट एंड कल्चर का जो अवार्ड है ना, एम्बेसडर ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर, ये रामचरण जो RRR में देखने को आपको मिला था, उनको दिया गया है। तो ये रहा आज की अंतिम क्वेश्चन। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, जो पढ़ने वाला हो, सीरियस हो, जिनको आप दिल से प्यार करते हैं, क्योंकि हम वही पढ़ाएंगे जो एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो उनको शेयर कर दीजिएगा, है ना, लाइक कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद, है ना। अगर हमारा कोई सा भी कंटेंट चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके कंटेंट ले सकते हैं, अपनी जर्नी को आसान बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।